आप लोग आज स्टडी कर रहे हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, डक्टाइल एज वेल एज ब्रिटल मटेरियल के बारे में। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते कैसे। आप लोग यहाँ पे देखो, आप लोग जो वर्टिकल एक्सेस होगा उसके ऊपर लोग स्ट्रेस ड्रॉ करेंगे और जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस होगा इसके ऊपर स्ट्रेन, यहाँ पे स्ट्रेन होगा, यहाँ पे स्ट्रेस होगा। ठीक है, अब आप लोग बनाने जा रहे हैं डक्टाइल मटेरियल्स के बारे में। कौन से मटेरियल्स के बारे में? डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल होते कौन से हैं? देखो, डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल्स में आ जाते हैं आप लोग की कॉपर, और आप लोग का आ जाता है एल्युमिनियम। बहुत सारे होते हैं, वैसे जो मेनली आप लोग यूज़ करते हैं उसको मैं एल्युमिनियम। थर्ड पे आ जाता है गोल्ड। ठीक है, और आप लोग देख लेते हैं फोर्थ में सिल्वर ले लो, लेड ले लो, बहुत सारे हैं, आप लोग यही देखते हैं। डक्टाइल मटेरियल्स इन कॉपर है। अब आप लोग इसमें ये देखना है कि ये जो मटेरियल्स हैं, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसे बनता है। स्ट्रेस स्ट्रेन का एक्चुअली मतलब क्या है कि अगर कोई कॉपर एल्युमिनियम का अपने पास रॉड है, अपने पास एक एल्युमिनियम का रॉड है, उसके ऊपर आप लोगों ने स्ट्रेस लगाया, उसको इलांगेट किया, खींच रहे हैं सिग्मा स्ट्रेस से, सिग्मा स्ट्रेस से। अगर इसको आप लोग खींचेंगे तो ये थोड़ा सा इलांगेट होगा, इसमें मतलब कि स्ट्रेन होगा, स्ट्रेन आएगा। स्ट्रेस लगाएंगे, स्ट्रेन आएगा। जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे स्ट्रेन भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे स्ट्रेन भी बढ़ता जाएगा। तो इसी के लिए आप लोगों ने ड्रॉ करना है कि जब 0 स्ट्रेस लगाया, फिर 1 लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, 4 लगाया, तो वैसे वैसे स्ट्रेन भी 1 2 3 ऐसे एज इट इज़ कोई भी नंबर्स में वो इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, आप लोगों ने डक्टाइल मटेरियल्स, अब डक्टाइल मटेरियल की एक प्रॉपर्टीज़ है, अगर उसको आप लोग इलांगेट करते हैं वो काफ़ी देर तक खिंच जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो ब्रेक नहीं होते, थोड़े इलांगेट होते हैं, थोड़ा सा एक पॉइंट के बाद में जाके ब्रेक होते हैं। ठीक है, देखो अब आप लोग इसको ड्रॉ करने जा रहे हैं। पहले स्ट्रेट जाएगा, ड्रॉ कैसे करना है आप देख लेना। यहाँ से एक कर्व होगा थोड़ा सा इसे, फिर इसके बाद में यहाँ पे ये सारे डक्टाइल मटेरियल, और ये जो लाइन होगी ये बिल्कुल स्ट्रेट होगी। यहाँ पे इतना नहीं दिख रही है बट ये बिल्कुल स्ट्रेट होगी। ठीक है, अब आप लोग डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स इसमें एलोकेट करते हैं ये डक्टाइल मटेरियल्स के लिए। ठीक है, पहला पॉइंट आप लोग को यहाँ पे एलोकेट करना है, यहाँ पे। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप लोग को यहाँ पे एलोकेट करना है, उसके थोड़ा सा ऊपर, फिर एक यहाँ पे पॉइंट है, फिर एक यहाँ पे पॉइंट है, फिर एक यहाँ पे पॉइंट है, फिर एक यहाँ पे पॉइंट है। आप लोग असाइन करते हैं, इसको आप लोग ए कह देते हैं फर्स्ट को, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ। ठीक है, ये आप लोगों ने पॉइंट्स एलोकेट कर दिए, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, अब इनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स देख लो। देखो यहाँ पे थोड़ा सा, पहला जो ए है ठीक है, वो है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हो गया फर्स्ट पॉइंट। अभी आप लोग उसको थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। दूसरा पॉइंट जो बी है, सॉरी जो बी पॉइंट है वो है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट, अब देखो एक थोड़ी सी चीज़ याद रख लेना, जो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जो हुक्स लॉ है, वो इसी यहाँ तक वैलिड है, इस पॉइंट तक वैलिड है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ इस पॉइंट तक वैलिड है, पॉइंट ए तक। ठीक है, अब लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हुक्स लॉ, अगर मेरी आप दूसरी वीडियोस देखोगे, मैंने हुक्स लॉ के ऊपर भी एक वीडियोस बनाई है, उस पर 2 न्यूमेरिकल भी किए हुए हैं, आप वहाँ पे देख सकते हो मेरे चैनल पे। ठीक है, अब जो बी पॉइंट है वो है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का क्या मतलब है? इलास्टिक लिमिट का मतलब है कि इतना स्ट्रेस, फॉर एन एग्जांपल, कि अगर इसके नीचे नीचे स्ट्रेस लगेगा, यहाँ पे अगर इसके नीचे नीचे स्ट्रेस लगेगा तो बॉडी अगर थोड़ा सा इलांगेट हुई होगी, फॉर एन एग्जांपल ये है, अगर ये बॉडी पे स्ट्रेस लगाएंगे ये थोड़ा सा इलांगेट हो सकती है, चांसेस हैं कि थोड़ा बहुत इलांगेट होगी, बहुत माइन्यूट डायमेंशंस में इलांगेट होगी।
अब उस इलोंगेशन को अगर आप स्ट्रेस को रिमूव करोगे वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। फॉर एन एग्जांपल आप लोग यहाँ पे देख लेते हैं, अगर उसकी इनिशियल लेंथ थी 10 सेंटीमीटर, आफ्टर स्ट्रेस लगाने के बाद में एल तो था ही, थोड़ा सा डेल्टा एल हो गया, इलोंगेट हो गया है वो, उसकी फॉर एन एग्जांपल हो गई है 10.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसकी 0.2 सेंटीमीटर, या तो आप लोग कह दें 2 mm बढ़ गया है। ठीक है, अब इसको आप लोगों ने क्या करना है, जब आप लोग स्ट्रेस इसको रिमूव करेंगे फिर वापस वो 10 पे आ जाएगा, अगर ये वाला स्ट्रेस इलास्टिक लिमिट के नीचे लगा होगा। ठीक है, अब ये हो गया इलास्टिक लिमिट। उसके बाद में आता है आप लोग का सी, अपर यील्ड पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखता रहेगा, यहाँ पे है अपर यील्ड पॉइंट। ठीक है, अब उसके बाद में आता है डी, उसका भी मैं बताता हूँ आपको कि क्या होता है ये लोअर यील्ड पॉइंट। अब देखो ये वाले जो पॉइंट्स हैं ना, ये जो आप देख रहे हो बी और सी, ये यहाँ पे मैंने थोड़े दूर दिखाए हैं। वैसे एक्चुअली में अगर ग्राफ में देखोगे तो बहुत एकदम पास होते हैं, कि जैसे ही इलास्टिक लिमिट ख़त्म हुआ अपर यील्ड पॉइंट आ गया। अपर यील्ड पॉइंट का क्या है, ये मैक्सिमम स्ट्रेस है जहाँ से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब है अगर अब बॉडी को तुमने इलोंगेट किया और 10.2 की जगह 10.4 हो गया तो वो वापस नहीं आएगा, तो वो 10.2 रह जाएगा, 10.1 रह जाएगा, या कुछ भी रह सकता है, पर प्लास्टिक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, परमानेंट डिफॉर्मेशन विल स्टार्ट। डिफॉर्मेशन विल स्टार्ट। ये तो मैक्सिमम स्ट्रेस है जहां से परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, और डी जो है वो मिनिमम स्ट्रेस है जहां से अब कंटिन्यू होता रहेगा परमानेंट डिफॉर्मेशन। ठीक है, ठीक है, परमानेंट डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया। अब उसके बाद में पॉइंट आता है पॉइंट ई। ठीक है, पॉइंट ई है, इसको आप लोग कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। मेट स्ट्रेस पॉइंट, ये मैक्सिमम स्ट्रेस जो मटेरियल बियर कर सकता है, मैक्सिमम स्ट्रेस है, इससे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं बियर कर सकता। ये मैक्सिमम उसकी कैपेबिलिटी है कि इतना ही मैक्सिमम स्ट्रेस हो सकता है। उसके बाद में आप लोग का मटेरियल एफ पे जाके जो फ्रैक्चर पॉइंट है वहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। फ्रैक्चर पॉइंट पे मटेरियल ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर मैं थोड़ा सा आपको एक दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा एरिया आप देख लीजिए, जो इलास्टिक लिमिट है, ये जो इलास्टिक लिमिट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो आप, अब ये जो इलास्टिक लिमिट के नीचे का एरिया है यहाँ तक, यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला है इलास्टिक जोन। इसको आप लोग कहेंगे यहाँ से यहाँ तक है इलास्टिक जोन। उसके बाद में इलास्टिक के बाद में मैंने आपको बताया था ये जो पॉइंट्स हैं ये बिल्कुल पास में है, बी और सी पॉइंट्स बिल्कुल पास में है। अगर ये वाली लाइन, वैसे आपको लग रहा होगा ये वाली लाइन बिल्कुल पास में पॉइंट्स। अब सी पॉइंट से लेके ई पॉइंट तक आप लोग का ये वाला आता है प्लास्टिक जोन। अब ई के बाद में क्या होता है, अब मटेरियल टूटने की स्टेज में मैक्सिमम स्ट्रेस ई पे पहुंच गया है, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट है। अब उसके बाद में मटेरियल टूटने की स्टेज पे ई से एफ जो है दैट इज नेक फॉर्मेशन। अब मटेरियल में नेक फॉर्मेशन होने लगेगा। ये वाला जो है, ये वाला जोन जो है, ये वाला, ये है नेक फॉर्मेशन। मैं आपको बता देता हूँ ये नेक फॉर्मेशन है, ठीक है, ओ से लेके बी तक जो वो है, या अगर यहाँ पे लिखूँ, ठीक है, नेक फॉर्मेशन हो गया। अब नेक फॉर्मेशन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मटेरियल पहले इनिशियल में ऐसा था जब आप लोगों ने लोड लगा रहे थे,
अब उसके बाद में जब आप लोग लोड बढ़ाते गए, स्ट्रेस बढ़ाते गए, स्ट्रेस और लोड सेम है कि लाइक अगर आप उसको डोनेट कर सकते हैं, वैसे आप स्ट्रेस बोलिए तो ज़्यादा फिजिबल है। अब उसके बाद में आप देखोगे कि नेक कैसे फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक फॉर्मेशन हो जाएगा, पतला हो जाएगा। यहाँ से एक सिचुएशन ऐसा आएगा जो फ्रैक्चर पॉइंट पे ये ब्रेक हो जाएगा, जैसे जैसे आप लोग स्ट्रेस को इम्प्रूव करते रहेंगे। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे आफ्टर पॉइंट ई नेक फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग का डक्टाइल मटेरियल्स के बारे में है। अगर मैं ब्रिटल मटेरियल्स का केस की बात करूँ, ब्रिटल मटेरियल में देखिए, आप फोकस करते हैं आप लोग थोड़ा सा ब्रिटल मटेरियल के ऊपर। ठीक है, देखो ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल। ठीक है, अब ब्रिटल मटेरियल में क्या होता है, ब्रिटल मटेरियल्स की आप बात करो, इसके एग्जांपल्स देख लो। पहले एग्जांपल देख लो, कास्ट आयरन हो गया। ऐसे मटेरियल जो थोड़े से ब्रिटल हो, मतलब ब्रिटल का इन द सेंस आप देख लो कि थोड़े से हार्ड है पर उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम है, ज़्यादा इलोंगेट नहीं हो सकती, ज़्यादा लंबे नहीं हो सकते, खिंच नहीं सकते। कास्ट आयरन हो गया। अभी आपको एग्जांपल से थोड़ा सा क्लू हो जाएगा कि कौन कौन से मटेरियल है। दूसरा ग्लास हो गया, ये कांच, थोड़ा सा इसको खींचने की कोशिश करोगे टूट जाएगा, इलोंगेट ही नहीं होगा, लंबा ही नहीं होगा। ठीक है, कंक्रीट हो गया, जो सीमेंट की वॉल्स वॉल्स होती हैं, ये हो गया। ठीक है, कंक्रीट हो गया, ग्लास हो गया, सेरामिक हो गया, ये सारे ब्रिटल मटेरियल्स हैं। पर ब्रिटल मटेरियल्स में आप ये देखोगे कि ब्रिटल मटेरियल में जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो बड़ा ही सिंपल है। इसमें भी वर्टिकल एक्सिस पे आप लोगों ने स्ट्रेस रखना है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे स्ट्रेन रखना है, पर इसमें जो कर्व बनेगा वो बस यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। इसमें भी यहाँ पे 3 पॉइंट्स आते हैं। ये अब देखो, इसमें जो पहला पॉइंट है ये भी लिमिट ऑफ, इसमें भी ए लिख लो, बी लिख लो, सी लिख लो। ठीक है, ए जो पॉइंट है वो है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो बी पॉइंट है अपन लोग का, वो है इलास्टिक लिमिट। सॉरी, जो अपन लोग का सी पॉइंट है ये होता है फ्रैक्चर पॉइंट। यहीं पे अल्टीमेट लगा लो, सारे पॉइंट्स यहीं पे आ जाते हैं, क्योंकि इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता ही नहीं है। जैसे अपन लोगों ने यहाँ पे देखा, ये बेसिकली प्लास्टिक जोन स्टार्ट हो गया था बी के और सी के बाद में। ठीक है, बट ऐसा सिचुएशन इसमें आता ही नहीं, क्योंकि ये खिंचता ही नहीं है। थोड़ा सा खींचोगे ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो सी पे ही सारे पॉइंट आ जाते हैं। फ्रैक्चर पॉइंट हो गया, या अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट भी कह दो। वैसे होता नहीं है, कोई कहता तो है नहीं, आप ये देख रहे हैं ना, उसको फ्रैक्चर पॉइंट कहते हैं। अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट भी कह सकते हो, क्योंकि ये मैक्सिमम स्ट्रेस तो यहीं पे होता है इसका पॉइंट। ठीक है, तो ये आप लोग का ब्रिटल मटेरियल्स के लिए। ब्रिटल मटेरियल्स के लिए बहुत ही सिंपल है। आप लोग का यहाँ तक जो मटेरियल्स, अगर आप हुक्स लॉ वैलिड होगा, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक हुक्स लॉ वैलिड होगा, इलास्टिक लिमिट तक अगर उसको खींचोगे तो वो वापस अपनी शेप में आ जाएगा। अगर 10 सेंटीमीटर है, अगर आपने खींच के 10.2 कर दिया तो वो वापस छोड़ोगे तो 10 सेंटीमीटर पे फिर से आ जाएगा। ये इलास्टिक लिमिट तक है। फ्रैक्चर पॉइंट यहाँ पे वो ब्रेक हो जाएगा, जैसे कंक्रीट स्ट्रक्चर है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो मैं खींचने के लिए बता रहा था कि इलोंगेट कर रहे हैं, इस पर स्ट्रेस लगा रहे हैं। सेम कर्व बनता है अगर आप इसको कंप्रेस कर रहे हो। द कर्व इज सेम अगर आप इसको कंप्रेस कर रहे हो, फिर भी कर्व सेम है। पर कंप्रेस करने के केस में ब्रिटल मटेरियल की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। जैसे आप देखोगे बिल्डिंग्स हैं, इतनी हैवी बिल्डिंग्स हैं, वो किसके बनी हुई है? कंक्रीट पे बनी हुई है। कौन सा स्ट्रेस पड़ रहा है? एक दूसरे को कंप्रेस कर रहे हैं ना, आपस में जो बिल्डिंग है ऊपर नीचे कंप्रेस कर रही है, तो इसमें इसकी स्ट्रेंथ कुछ ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होगा कि ये टूटेगा नहीं, ये वैसे भी ब्रेक तो होगा ही होगा।
ठीक है। अभी मेरा अगर आपके जो कुछ कॉन्सेप्ट जैसे कि आपको लग रहा है, अभी इस कर्व को अपन लोग डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे कि रिजाइलेंस क्या होता है, टफनेस क्या होती है, ठीक है। और हुक्स लॉ थोड़ा सा आप मेरी दूसरी वीडियोस देखना, उसमें मैंने कंप्लीट डिटेल में सारी वीडियोस बना रखी है पूरी इंटायर सॉन्ग के ऊपर, ठीक है। ये वाले जो नोट्स हैं ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल लिंक में दे रखा है वीडियोस के, वहाँ से आप लोग दे के ले सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।